सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च, है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च में आज हम लोग सीखने वाले हैं पर्ट मेथड, है ना। तो पर्ट मेथड दैट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक्स, है ना। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं भी यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल समराइजिंग द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना। ये वाला टेबल हम लोग को दिया हुआ है। देखो ये मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस है ना, ये वाला कॉलम, ये दो कॉलम हम लोग को नहीं दिया हुआ है, हम लोग को इतना दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम दिया है एक्टिविटी, है ना, यहाँ पे A to J तक एक्टिविटीज दी है। उसके बाद प्रिसीडर्स एक्टिविटीज दिए हैं, प्रिसीडर्स एक्टिविटीज दी है। उसके बाद ड्यूरेशन इन वीक दिया है हम लोग को, है ना। तो ड्यूरेशन इन वीक में हम लोग को 3 टाइप की ड्यूरेशन दी है ना। उसमें देखो पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, है ना, दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम और तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम, है ना। तो ये तीनों के तीनों टाइम वैल्यूज दिए हम लोग को पर वीक, इन वीक, है ना। एक वीक के टाइम दिया है पूरा, है ना। अब ये मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस ये कॉलम हम लोग को नहीं दिया है, वो हम लोग को बनाना होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ओके, अब ये इतना कॉलम हम लोग को दिया। उसके बाद निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है हम लोग, देखो सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क, मतलब नेटवर्क डायग्राम बनाना है, जैसा हम लोग सीपीएम में बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है ना। उसके बाद देखो फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, है ना। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मतलब ये मीन ड्यूरेशन या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बोलते हैं उसको, है ना। मीन ड्यूरेशन और वेरिएंस निकालना है, इसके लिए दो टेबल मैंने बना के रखा ऑलरेडी, नहीं हम लोग को निकालना है। और क्या बोला है, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल पाथ निकालना है और क्रिटिकल पाथ से हम लोग को एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन टाइम है वो हम लोग को निकालना, जैसे सीपीएम में हम लोग करते थे। ओके, और लास्ट 4th नंबर का क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स, है ना। मतलब 22 वीक्स या 22 वीक से पहले प्रोजेक्ट खत्म होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, वो हम लोग को निकालना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम विदाउट एनी डिले, है ना। अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसा सीपीएम मेथड में हम लोगों ने देखा था, नेटवर्क डायग्राम बना रहे थे हम लोग, वहां पे हम लोग को प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ था, हम लोग को एक तो एक्टिविटी दिया था, प्रिसीडर एक्टिविटी दिया था और तीसरा हम लोग को ड्यूरेशन दिया था, है ना, टाइम ड्यूरेशन दिया था। अब यहाँ पे 3 टाइम दिया हुआ, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, है ना। तो ये तीनों टाइम से हम लोग को क्या करना है, एक मीन टाइम निकालना है, मीन ड्यूरेशन निकाल लेना है ना। तो ये मीन ड्यूरेशन हम लोग को मिल जाएगा, तो उससे हम लोग नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके उसका क्रिटिकल पाथ हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और हम लोग को लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग को मीन ड्यूरेशन की जरूरत पड़ती है, वही एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन या मीन ड्यूरेशन जो होता है ना। तो सब में फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट स्टेप हम लोग को इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम से हम लोग को मीन ड्यूरेशन टाइम निकाल लेना है ना। उसके बाद साथ ही साथ वेरिएंस भी निकाल लेंगे लगे हाथों, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। और नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नेटवर्क डायग्राम में सेम सीपीएम मेथड के जैसा हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्रिटिकल पाथ से हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकालेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मीन ड्यूरेशन, है ना, मीन ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेड टाइम, है ना। अब एक्सपेक्टेड टाइम या फिर मीन ड्यूरेशन का क्या फॉर्मूला है, सिंपल, देखो इसको एक्सपेक्टेड टाइम भी बोलते हैं, इसलिए इसको टीई से डिनोट करते हैं जनरली, एक्सपेक्टेड टाइम या फिर मीन ड्यूरेशन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, देखो ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ना, तो ये टीओ से डिनोट करते हैं हम लोग, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस देखो 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ टीएम, टीएम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, है ना, प्लस अभी देखो लास्ट वाला क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, तो प्लस टीपी पेसिमिस्टिक टाइम्स, है ना। अब ये तीनों के क्या करो, कोएफिशिएंट गिन लो, कितना हो रहा है, टीओ का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका 4 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 + 4 + 1 कितना होगा 6 होगा, तो डिवाइड बाय क्या करना है 6 करना है। या फिर सिंपल फॉर्मूला याद रख लो कि टीओ + 4TM + टीपी डिवाइड बाय 6, है ना। टीओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीएम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम और टीपी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम, जो वैल्यू हम लोग को दिए हुए हैं, है ना। तो अब ये इससे क्या करना है हम लोग को, हर एक एक्टिविटी के लिए मीन ड्यूरेशन टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले एक्टिविटी ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ए का देखो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 5 है, 5 + 4 × 6 + 7 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो देखो 4 6 क्या हो गया 24, है ना।
24 और 6 कितना हो गया 30 और ये 6 कितना हो गया 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 6 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद देखो एक्टिविटी बी के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक्टिविटी बी के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 1 है, तो 1 प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम इज 3 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम इज 5 डिवाइडेड बाय 6 है ना। अब देखो 12 और 6 कितना हो गया 18 है ना, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ गया 3 आ गया आंसर। आंसर इज 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब उसी तरह से एक्टिविटी सी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। एक्टिविटी सी के लिए देखो 147 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 है ना। देखो तो 4 4 16 16 और 8 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर कितना आ गया 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 राइट है। अब उसी तरह से डी के लिए करते हैं। एक्टिविटी डी के लिए देखो क्या है 1 2 एंड 3, एकदम सिंपल है। 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 है ना। अब देखो 4 2 8 हो गया, 8 और ये 4 कितना हो गया 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 2। ओके, अब ई के लिए देखते हैं। तो देखो एक्टिविटी ई के लिए देखो, एक्टिविटी के लिए क्या 1 2 एंड 9, देखो 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 है ना। अब देखो 4 2 क्या हो गया 8 हो गया, और ये 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18 है ना। तो 18 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया ये 3। ओके, अब वापस ई के बाद एफ के लिए देखते हैं। एफ के लिए देखो क्या है 1 5 और 9, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, 5 4 का क्या हो गया 20 और ये 10 कितना हो गया 30, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5। ओके, उसी तरह से अभी जी के लिए देखते हैं। जी के लिए देखो क्या है 2 2 और 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। अभी देखो 4 2 8 हो गया, और ये 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18 है ना। तो 18 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3। ओके, जी तक हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं वापस से। आगे का लिखने के लिए ये हम लोग रफ कर देते हैं यहां से। तो देखो अब जी तक हो गया, तो एच आई और जे की वैल्यू चाहिए हम लोग को। देखो एच के लिए, एच के वैल्यू देखो 4 4 और 10 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस लास्ट वाला वैल्यू कितना है 10 है। ओके, डिवाइडेड बाय 6। अभी देखो 4 4 जा 16, 16 और प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया, 20 और प्लस 10 कितना हो गया 30 है ना। तो देखो 30 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 5 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 5। ओके, अब आई की वैल्यू देखते हैं हम लोग। देखो आई इज इक्वल टू, आई के वैल्यूज क्या है 2 5 और 8 है ना। तो क्या करना है 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 4 5 जा 20 हो गया, 20 और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 है ना। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अगेन 5। ओके, अब देखो अब लास्ट वाला वैल्यू बचा है हमारा जे, तो जे के लिए भी निकाल लेते हैं वैल्यूज मीन ड्यूरेशन का। हटा देता हूं पूरा।
ओके, तो जे के लिए भी सेम क्या है वैल्यूज, 2 2 और 8 है। देखो 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। देखो 4 2 जा 8, 8 और ये 8 प्लस 2 10, तो कितना हो गया 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 3, है ना। देखो ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आया, सारे के सारे जो वैल्यूज आए थे वो 6 के मल्टीपल्स में थे, तो डायरेक्ट हम लोग को आंसर्स मिल गए। ओके, अब देखो यहाँ पे मीन ड्यूरेशन के वैल्यूज सारे के सारे हम लोग को मिल गए। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ इतने वैल्यू से निकाल सकते हैं ना, लेकिन क्या करेंगे पहले हम लोग ये टेबल पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना। क्या करेंगे, वेरिएंस का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलो वेरिएंस के वैल्यूज भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो वेरिएंस, जनरली वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा का फॉर्मूला सिंपल है। देखो ये P और O को याद रखने का है ना। कैसे करने का, देखो TP माइनस TO डिवाइडेड बाय 6, है ना। ये हो गया फॉर्मूला सिग्मा का, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। लेकिन वेरिएंस इज इक्वल टू क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रहता है, तो इसका ये होल स्क्वायर कर देना है। ओके, तो अब ये वैल्यू भी हम लोग को हर एक एक्टिविटी के लिए निकालना है, ईच एक्टिविटी के लिए। तो सब में पहले निकालते, चलो ए के लिए निकालते हैं, एक्टिविटी ए के लिए, है ना। तो टीपी कितना है, देखो 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, है ना, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 0.11, है ना। कितना मिल गया, 0.11। उसी तरह से एक्टिविटी बी के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एक्टिविटी बी के लिए देखो, एक्टिविटी बी के लिए टीपी कितना है, 5 है, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर मिल गया हम लोग को 0.44, इसका आंसर मिल गया 0.44। उसके बाद देखो एक्टिविटी सी के लिए, एक्टिविटी सी के लिए देखो, है ना, 7 माइनस 1, है ना, टीपी माइनस टीओ, तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 1, 7 माइनस 6 होता है, 6 बाय 6 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब उसके बाद देखो डी, एक्टिविटी डी के लिए देखो पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ओ की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 2 बाय 6, दैट इज 1 बाय 3, 1 बाय 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 0.11। अब उसी तरह से ई के लिए वैल्यू निकालते, देखो ई के लिए कैलकुलेट करते हैं। ई के लिए देखो 9 माइनस 1, ओके, तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 1.78, राइट है। अब ई के बाद एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखो एफ इज इक्वल टू, एफ के लिए देखो क्या है, 9 और 1 वापस वही है, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर भी यही आएगा ना, क्योंकि वही वैल्यू है 1.78, राइट है। अब इसी तरह से जी के लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। जी का वैल्यू देखो क्या है, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को 1, क्योंकि 8 माइनस 2 क्या होता है, 6 होता है, 6 बाय 6 आंसर आएगा 1। ओके, अब आगे के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले वैल्यू मैं लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे वैल्यू टेबल में हम लोग लिख देते हैं 0.11.44, उसके बाद क्या 1.11, 1 हो गया, 0.11 हो गया, 1.78, 1.78, ओके। और ये जी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1, ओके। तो यहां तक वैल्यू हम लोग को मिल गए हैं। अब आगे के वैल्यू कैलकुलेट करना।
अब देखो h की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। h के लिए देखो, h के लिए क्या है 10 माइनस 4। अगेन देखो 10 माइनस 4 क्या होता है 6 होता है। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। देखो 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, 6 बाय 6 मतलब क्या आ गया 1 आ गया। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे वैल्यू भी आएगी 1। ओके, उसी तरह से h के बाद i। देखो अब i के लिए देखो 8 माइनस 2। अगेन देखो 8 माइनस 2 भी क्या होता है 6 होता है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 बाय 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। लास्ट है हमारा j। अब j के लिए देखो 8 माइनस 2, अगेन ये भी 1 आएगा। 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 8 माइनस 2 6, 6 बाय 6 आंसर आ गया 1, है ना। तो ये दोनों वैल्यू भी यहाँ पे हमारे आ गए 1 1 मिल गए। तो इस तरह से हम लोग को मीन, ड्यूरेशन और वेरिएंस के वैल्यूज यहाँ पे मिल चुके हैं। अब बारी है हमारी नेटवर्क डायग्राम बनाने की, है ना। नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे हम लोग। चलो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए सब में पहले ये कैलकुलेशंस को रफ कर देते हैं यहाँ पे, और हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाना। जैसा हम लोगों ने सीपीएम में कैलकुलेशन किया था, सीपीएम मेथड में जैसा कैलकुलेशन किया था, सेम कैलकुलेशन रहेगा अभी क्रिटिकल पाथ तक का, है ना। अब यहाँ पे हम लोग के लिए ये एक्टिविटीज है, ये प्रोसीजर एक्टिविटीज है, इससे नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। फिर ड्यूरेशन की जगह पे मीन ड्यूरेशन के वैल्यू हम लोग डालेंगे, उससे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, है ना, और क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। चलो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। सब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो नोड्स होते हैं, है ना। दो नोड्स के बीच में एक एक्टिविटी होती है ना। तो नोड नंबर 1 जो होता है वो स्टार्टिंग नोड होता है किसी भी नेटवर्क डायग्राम के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो समय पहले यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक 1, ये नोड नंबर 1 है, हमारा इनिशियल नोड है ना। अब देखो ए बी और सी ये तीन एक्टिविटीज के लिए प्रीसीडर एक्टिविटी कोई है क्या, नहीं है। प्रीसीडर एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होगी वो पॉइंट वो बताता, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी बताता है ना। तो ए बी सी एक्टिविटी के लिए कोई प्रीसीडर पॉइंट है ही नहीं, मतलब कोई प्रीसीडर एक्टिविटी है क्या उसके लिए, नहीं है। तो ये इंडिविजुअली स्टार्ट होंगे ए बी सी एक्टिविटी, है ना। तो इंडिविजुअली स्टार्ट होगा ये ए बी और सी एक्टिविटी, है ना। ये तीनों के तीनों एक्टिविटी इंडिविजुअली स्टार्ट होने वाले, है ना। तो यहां पे हम लोग दे देंगे नंबर 2, यहां पे हम लोग दे देंगे नंबर 3, और यहां पे हम लोग दे देंगे नंबर 4। ओके, और एरो बता देना है अभी हम लोग को। 1 to 2 गया ये एक्टिविटी, ये इधर गया, और ये वाला एक्टिविटी इधर गया। ओके, अब देखो पहला क्या है ए है, तो 1 to 2 में क्या आएगा, एक्टिविटी ए आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से दूसरा एक्टिविटी बी है, तो 1 to 3 में क्या आ जाएगा, एक्टिविटी बी आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड एक्टिविटी सी है, तो 1 to 3 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटी सी आ जाएगा। ओके, ए बी सी तीनों एक्टिविटी यहाँ पे मिल गए। तीनों एक्टिविटी का कोई प्रीसीडर एक्टिविटी है क्या, नहीं है ना, ये इंडिविजुअली स्टार्ट हो गए। अब देखो एक्टिविटी डी, है ना। जो एक्टिविटी डी है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां पे एक्टिविटी ए खत्म होगा वहां से डी स्टार्ट होगा, है ना। वहां से डी क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब क्या करना है, ए एक्टिविटी कहां पे खत्म हुआ है, 2 नोड पे खत्म हुआ, तो यहां से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी चालू कर दो, है ना। तो ये वाला एक्टिविटी रहेगा हमारा, इसको नाम दे दो 2 3 4 हो गया था। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर 5। ओके, अब ये वाला एक्टिविटी कौन सा है, डी एक्टिविटी है ना। जहां पे ए खत्म हुआ वहां पे डी चालू हुआ, क्योंकि प्रीसीडर एक्टिविटी उसका ए है। उसी तरह से जहां पे बी खत्म होगा वहां से ई चालू होगा, है ना। तो एक्टिविटी बी खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहां से ई स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अब और प्रीसीडर में हम लोग देख रहे हैं कि और ई कहां पे है, क्या देखो ये बी जहां पे खत्म होगा वहां पे ई स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ई और एफ हम लोग को एक जगह पे दिख रहे हैं, है ना। जब ई और एफ आपको एक जगह पे दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ई और एफ ये दोनों एक्टिविटी एक जगह पे आके मिलने वाले हैं। दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा, एंडिंग नोड जो रहेगा दोनों का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ई और एफ एक्टिविटी का। तो इस तरह से हम लोग को ई एक्टिविटी को अब देखना है कि ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी बी से, है ना, और उसके बाद ई और एफ एक जगह पे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई एफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, एफ तो सी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब यहां से हम लोग को कुछ आइडिया क्लियर हो गया कि भाई क्या होने वाला है आगे, है ना। 5 के बाद क्या आएगा, पॉइंट नंबर 6 आ गया, है ना।
पॉइंट नंबर 6, बी से स्टार्ट हुआ, कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, बी से ईस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ई। ओके, अब देखो, अब एफ कहां से स्टार्ट हुआ, एफ स्टार्ट हुआ सी से, जहां पे सी खत्म हो रहा है, सी यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहां से एफ स्टार्ट होगा। लेकिन आगे हम लोग देखते तो यहाँ पे हम लोग को ई और एफ एक जगह पे दिख रहा है ना, इसका मतलब ई और एफ एक नोड पे खत्म हो गए, मतलब उनका एंडिंग नोड सेम रहेगा, स्टार्टिंग नोड सेम नहीं रहेगा लेकिन एंडिंग नोड सेम रहेगा। तो इसका मीनिंग ये जो यहां से सी खत्म हुआ यहाँ पे, तो यहां से एफ स्टार्ट होगा, लेकिन ये एफ कहां पे जाके मिलेगा, ये यहां पे जाके मिलेगा, क्योंकि ई और एफ एक जगह पे एंड होने वाले हैं, है ना। तो ये है हमारा एफ एक्टिविटी। देखो एफ एक्टिविटी और ई एक्टिविटी एक नोड पे खत्म होंगे, समझ में आया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। अब देखो, अब जो जी है, जी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे सी एंड हो रहा है, मतलब इसी से, है ना, यहां से जी स्टार्ट होने वाला है। ओके, लेकिन और हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग को ये नजर आता है कि एच और जी ये दोनों एक जगह पे एंड होने वाले, जैसा ई और एफ एक नोड पे एंड हो गए थे, वैसी तरह से एच और जी भी एक नोड पे एंड होने वाले हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते समय अभी क्या करें, जी निकाल लेंगे, सी से जी स्टार्ट हो रहा है, देखो सी यहाँ पे एंड हो गया, यहां से जी स्टार्ट होगा, तो जी को यहाँ पे इधर जी, ये नंबर आ जाएगा 7, है ना, 6 हो गया था 7, एरो बता दो, और ये वाला रहेगा हमारा एक्टिविटी जी, है ना, एक्टिविटी जी मिल गया यहाँ पे हम लोग को, सी से स्टार्ट हो गया। अब देखो जहां पे ई और एफ जहां पे मिल रहे हैं, जिस नोड पे ई और एफ मिले हैं, उस नोड से क्या स्टार्ट होने वाला है, एच एक्टिविटी स्टार्ट होने वाला है ना। लेकिन और हम लोग को यहाँ पे आगे देखने मिलता है कि एच और जी दोनों कैसे है, दोनों एक ही नोड पे खत्म होने वाले हैं, है ना। तो इसका मीनिंग ये जी तो यहाँ पे खत्म हुआ, है ना, ये जी यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब एच भी यहाँ पे आके खत्म होना चाहिए, है ना। एच का भी एंडिंग नोड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग नोड क्या है, देखो एच का स्टार्टिंग नोड क्या है, जहां पे ई और एफ खत्म हो रहे हैं, देखो ई और एफ का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो ई और एफ यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो यहां से एच स्टार्ट होगा और जी पे जाके खत्म हो जाएगा, है ना। देखो समझ में आया, ये क्या है हमारा, ये है एक्टिविटी एच, समझा, ये एक्टिविटी एच है, कहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे ई और एफ खत्म हुआ, और एंड कहां पे हो गया, जी के साथ एंड हो गया, जी और एच एक पॉइंट पे एंड हो गया, समझा, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 ही पॉइंट बचे। देखो डी से आई स्टार्ट होने वाला है, एक्टिविटी जी, डी जहां पे खत्म हो रहा है, डी यहां पे खत्म हो गया, यहां से क्या स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा, और देखो एच और जे, मतलब ये जी और एच जहां पे खत्म हुए, यहां से क्या स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे और एक हम लोग यहाँ पे एक नोड दे देंगे, लास्ट वाला हमारा नोड आ जाएगा यहाँ पे, ये है 8, है ना, 7 तक हो गया था ना, 8। अब देखो जी और एच, सॉरी पहले डी ले लेते हैं ना, डी यहाँ पे खत्म हुआ था, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखो जहां पे डी खत्म हुआ वहां से क्या हो रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है। अब उसी तरह से जहां पे जी और एच खत्म हुआ, जी और एच जहां पे एंड हो गया, वहां से जे स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो जब भी ये डायग्राम खत्म होगी तो तब क्या होगा, डायग्राम क्लोज रहेगी, है ना, लास्ट में जितने एक्टिविटी बचे हैं वो डायरेक्टली एक नोड पे आके मिल जाते हैं, क्योंकि डायग्राम हमारा ऑलवेज क्या रहता है, क्लोज डायग्राम रहता है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा जे। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया, नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया, है ना। अब नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया तो अब क्या करना है आप लोग को, अब यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम भी लिख दो, है ना, एक्सपेक्टेड टाइम, है ना, या फिर मीन ड्यूरेशन टाइम, जो ड्यूरेशन होता है ये वाला टाइम, है ना, ये वाला टाइम यहाँ पे लिखना है। देखो ए के लिए कितना है, 6 है ना, तो ए के लिए यहाँ पे 6 लिख दो। ओके, उसके बाद देखो बी के लिए 3 है, तो यहाँ पे बी के पास 3 लिख दो। उसी तरह से देखो सी के लिए कितना है, 4 है, तो यहाँ पे सी पे 4 लिख दो। देन उसके बाद देखो 4 के बाद कितना है, डी के लिए 2 है, तो डी के लिए 2 लिख दो। उसी तरह से ई के लिए कितना है, ई के लिए 3 है, तो ई के लिए 3 लिख दो। एफ के लिए 5 है, तो एफ के लिए यहाँ पे 5 लिख दो। जी के लिए कितना है, जी के लिए 3 है, तो यहाँ पे जी के लिए 3 लिख दो। एच के लिए कितना है, एच के लिए 5 है, तो यहाँ पे एच के लिए 5 लिख दो। आई के लिए कितना है, आई के लिए भी 5 है, तो यहाँ पे आई के लिए भी 5 लिख दो। उसके बाद जे लास्ट का, जे के लिए कितना है, जे के लिए 3 है, तो यहाँ पे जे के लिए भी 3 लिख दो। ओके, अब देखो टाइम भी हम लोगों ने डाल दिया नेटवर्क डायग्राम में। अब क्या करना है, अब हम लोग को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, है ना, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है हर एक नोड के लिए, है ना।
ईच नोड के लिए हम लोग को ये वैल्यूज निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हर एक नोड पे हम लोगों ने बॉक्स बना दिए। अब ये बॉक्स में क्या करना है हम लोग को, बॉक्स में जो लोअर बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, हमारी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की वैल्यू रहेगी, है ना। और ऊपर वाले जो बॉक्स में वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम की वैल्यू रहेगी, है ना। तो अब सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के वैल्यूज कंप्लीट करेंगे ना। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ jth नोड इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। जब नंबर ऑफ ऑप्शन रहेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड प्लस dij, मतलब ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू एंडिंग नोड। स्टार्टिंग नोड से एंडिंग नोड में जो भी एक्टिविटी आएगा उसका ड्यूरेशन, है ना। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल क्या करना है, सब में पहले ये जब भी कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे सब में पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो भी जो स्टार्टिंग एक्टिविटी रहता है ये वाला, है ना, जो जहां से स्टार्टिंग नोड है, नंबर 1 का जो नोड है वहां का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रहेगा हमारा, है ना, इसको हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से डिनोट करते हैं, इसको ES लिख दो। और ऊपर का क्या है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम LC, ओके। तो ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे नीचे है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ फर्स्ट नोड क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, ओके। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अर्लीस्ट स्टार्ट नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फर्स्ट नोड का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको 0 से हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है ना। अब हम लोग को निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सेकंड नोड, है ना। तो नोड नंबर 2 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसा निकालेंगे, देखो अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड मतलब क्या है, ये ES ऑफ वन नोड का ES कितना है, 0 है, प्लस dij। देखो अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, नोड नंबर 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो नोड नंबर 1 और 2 के बीच में कौन सा एक्टिविटी है, A है। तो A एक्टिविटी का टाइम कितना है, ड्यूरेशन टाइम कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 6, तो आंसर क्या आ गया, 6, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6, ओके। ये हो गया इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ओके। अब देखो, अब उसी तरह से क्या करना है, एक्टिविटी 1 to 3 के बीच में करना है ना। अब नोड 1 to 3, है ना, एक्टिविटी B है, सॉरी, नोड 1 to 3 के बीच में करना है अपने को, नोड 3 के लिए करना है ना। तो नोड 3 के लिए करेंगे तो देखो नोड 3 के लिए स्टार्टिंग नोड कौन सा है, 1 है। तो स्टार्टिंग नोड 1 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 0 है ना। प्लस अब 1 to 3 में कौन सा एक्टिविटी आ रहा है, B आ रहा है। तो उसका ड्यूरेशन कितना है, 3 है। तो 0 + 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वैल्यू 3, तो यहाँ पे भी लिख दो 3। ये है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ओके। अभी मैक्सिमम का क्या है प्रॉब्लम, क्या है वो हम लोग देखेंगे। जब मोर देन 1 ऑप्शन होंगे तब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है। 2 ऑप्शन मतलब नोड 3 पे, देखो नोड 3 पे मोर देन 1 एक्टिविटी आके मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। उसी तरह से नोड 2 पे मोर देन 1 एक्टिविटी आके मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। नोड 4 पे भी देखो मोर देन 1 एक्टिविटी, सिर्फ एक ही एक्टिविटी, ये 1 से एक ही एक्टिविटी आया, C एक्टिविटी आके मिल रहा है ना। जैसे नोड 6 पे देखोगे तो यहाँ पे F और E 2 एक्टिविटी आके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, समझ में आया। तो देखो उसी तरह से हम नोड 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम लोग नोड 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो नोड 4 का स्टार्टिंग नोड है 1, है ना। तो 1 to 4 ये बात के लिए कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग नोड 1 है, 1 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0, है ना। और नोड नंबर 4 का हम लोग को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे निकालना है। तो 1 to 4 में एक्टिविटी C है, C का ड्यूरेशन कितना है, 4 है। तो 0 + 4, तो आंसर क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ गया 4, राइट है। अब देखो 1 2 3 4 हो गया। अब 5 पे जाते हैं, नोड नंबर 5, है ना। तो अभी नोड नंबर 5 की कहानी देखेंगे हम लोग। तो नोड नंबर 5 पे भी सिर्फ एक एक्टिविटी आके मिल रही है, दूसरी कोई एक्टिविटी है नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इजी हो गया। तो अभी देखो ये कहां से हो रहा है, 2 to 5 का पाथ है, इसका पाथ है 2 to 5, है ना। और नोड नंबर 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब नोड नंबर 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग नोड है 2, है ना। तो अब 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 6 है। तो 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 6 प्लस, अब देखो 2 to 5 में कौन सा एक्टिविटी है, D है। तो D का ड्यूरेशन कितना है, 2 है। तो 6 + 2, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। अभी तक लास्ट के जो तीनों नोड के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, तो तीनों नोड का स्टार्टिंग नोड 1 था और उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 था, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 0 है ना। अब 5 नोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका अर्लीस्ट नोड कौन सा है, 1 है, इसका स्टार्टिंग नोड 2 है। तो 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 6 है। तो इसके लिए यहाँ पे 6 और ये ड्यूरेशन 2 आ गया, 6 + 2 8 हो गया, ओके। तो अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 हो गया, अब 5 हो गया, अब 6 के लिए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 6 जो नोड नंबर 6 है, यहाँ पे 2 एक्टिविटी आके मिल रहे हैं, एक तो F एक्टिविटी और E एक्टिविटी, 2 आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 पाथ बनेंगे। सब में पहला 3 to 6, है ना।
तो देखो यहाँ पे 3 to 6 ये पाथ के लिए है ना कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 6th नोड के लिए, है ना। तो नोड नंबर 6 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा कि भाई जो स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग नोड इसका कौन सा है, 3 है ना। तो यहाँ पे देखो 3 स्टार्टिंग नोड 3 है, तो 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 3 प्लस ड्यूरेशन, देखो 3 to 6 में कौन सा एक्टिविटी है, ई है, ई का ड्यूरेशन कितना है 3 है, तो 3 + 3, तो आंसर क्या आ गया 6, है ना। अब उसी तरह से 6 नोड पे और एक एक्टिविटी आ रही है एफ, है ना, जो 4 to 6 पाथ में है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 to 6 पाथ में नोड नंबर 6 पे जो एक्टिविटी आ रही है, जो एफ एक्टिविटी है, देखो आप 4 to 6 में स्टार्टिंग नोड 4 है ना। तो स्टार्टिंग नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस, अब देखो 4 to 6 में ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन है 5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 + 5, तो आंसर क्या आ गया 9। तो देखो अब 6 पे 2 एक्टिविटी आ रहे थे, ये और ये 2 एक्टिविटीज थे, तो दोनों एक्टिविटीज का कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, तो दोनों के आंसर मिले हम लोग को 6 और 9। मैक्सिमम कौन सा है, 9 है यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम। समझ में आया मैक्सिमम का क्या रहता है, मैक्सिमम होगा तो क्या करना है, कब यूज होगा मैक्सिमम वैल्यू का, जब मोर देन 1 ऑप्शन रहेंगे तो तब दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम आएगा, उसको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 9 आ गया मैक्सिमम, तो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका आएगा 9। ओके 6 नहीं निकला है, 9 लिखना है। समझ में आया, नोड नंबर 6 का हो गया। अब नोड नंबर 7 देखो, नोड नंबर 7 पे भी 2 एक्टिविटी आके मिल रहे हैं ना, कौन सा जी आ रहा है और एच आ रहा है ना, जी और एच ये 2 एक्टिविटी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब देखो 2 पाथ बनेंगे, एक तो आएगा 4 to 7 आएगा और 6 to 7 आएगा, है ना। सब में पहले हम लोग 4 to 7 पाथ के लिए करते हैं, नोड नंबर 7 का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो 4 to 7 पाथ के लिए स्टार्टिंग नोड 4 है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 4 है, प्लस अब देखो 4 to 7 में कौन सा एक्टिविटी है, जी एक्टिविटी है, इसका ड्यूरेशन कितना है 3 है ना। तो क्या आ जाएगा 4 + 3, तो क्या आ गया आंसर 7 आ गया, है ना। अब उसी लिए दूसरा पाथ क्या है, 6 to 7 वाला पाथ है ना। तो देखो 6 to 7 पाथ के लिए नोड नंबर 7 का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग नोड 6 है, उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 9 है ना। तो 9 प्लस देखो अब 6 to 7 में कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, एच एक्टिविटी चल रहा है, एच का ड्यूरेशन कितना है 5 है, तो यहाँ पे प्लस हम लोग क्या कर देंगे 5 कर देंगे। देखो 9 + 5 कितना हो गया 14। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, दोनों में से देखो 7 और 14 2 वैल्यू मिले, मैक्सिमम वैल्यू है 14 है ना, तो 14 को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो नोड नंबर 7 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रहेगा वो कितना रहेगा 14 रहेगा। समझ में आया, सिंपल है। अब करना है लास्ट वाला नोड हमारा, नोड नंबर 8 के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखो नोड नंबर 8 के लिए भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। नोड नंबर 8 पे भी 2 एक्टिविटी आ रहे हैं ना, ये आई आ रहा है और जे आ रहा है ना, 2 एक्टिविटीज आ रहे हैं। तो देखो सब में पहला पाथ लेते हैं हम लोग, ये 5 to 8 वाला पाथ लेते हैं। देखो 5 to 8 पाथ में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नोड नंबर 8 के लिए, है ना। तो 5 to 8 में इसका स्टार्टिंग नोड हो जाएगा 5, जिसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला था ना हम लोगों ने। तो देखो 5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 6 + 2 8 है ना, यहाँ पे ये 8 हम लोग लिखना भूल गए, तो ये 8 है। तो अब देखो 5 नोड 5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 8 है ना, प्लस अब देखो 5 to 8 में कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, आई का ड्यूरेशन कितना है 5 है ना। तो 8 + 5 कितना हो गया 13, ये हो गया 13। अब उसी तरह से देखो 8 नोड के लिए और कौन सा पाथ है, ये 7 to 8 है पाथ, है ना। तो पाथ 7 to 8 में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नोड नंबर 8 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नोड नंबर 8 में देखो इसका स्टार्टिंग नोड है 7 है ना, तो स्टार्टिंग नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 7 का 14 है, प्लस 7 to 8 में ड्यूरेशन की कौन सा एक्टिविटी है जे एक्टिविटी, इसका ड्यूरेशन है 3, तो 14 +
3 मतलब क्या हो गया 17 हो गया है ना। अब ये दोनों में से मैक्सिमम है 17 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 है ना। तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया इसका 17। ओके समझ में आया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका मिल गया हम लोग को 17। तो इस तरह से हम लोग को सारे के सारे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मिल गए। तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जब भी हम लोग निकालते तो वो पास कैसा होता है, फॉरवर्ड पास होता है, इसको फॉरवर्ड पास बोलते हैं। हम लोग नोड नंबर 1 से लेके नोड नंबर 8 तक जाते हैं, ये फॉरवर्ड पास होता है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है ना। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम लोग रिवर्स पाथ में जाएंगे, मतलब नोड नंबर 8 से लेके वापस नोड नंबर 1 तक आएंगे, इसको रिवर्स पाथ बोलते हैं है ना। अब रिवर्स पाथ में जाएंगे हम लोग और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालेंगे सारे एक्टिविटी नोड का। अब देखो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एग्जैक्टली रिवर्स है। देखो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ ith एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम की जगह क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब हम लोग को जो भी ऑप्शंस मिलेंगे जब भी, तो उसका मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम ऑफ क्या करना है हम लोग को, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी है ना। जो भी ड्यूरेशन रहेगा, जो भी एक्टिविटी आएगी बीच में, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। देखो प्लस के जगह माइनस आ गया, मैक्सिमम के जगह मिनिमम हो गया है ना, तो पूरा उल्टा हो गया ना। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपने को, देखो यहाँ पे भी जो एंडिंग नोड है, जो नोड नंबर 8 है जहां पे एंड हो रहा है, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रहेगा वही सेम इसका क्या रहेगा, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम रहेगा। जितना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आया है लास्ट नोड पे, उसका उतना ही क्या रहेगा, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी उसका उतना ही रहेगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। तो देखो अभी कैलकुलेशन करते हैं। 8 नोड का तो हम लोग को मिल गया ऑलरेडी, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 17 रहेगा, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रहता है वही लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम रहता है ना, लास्ट नोड का। अब नोड नंबर 7 देखते हैं हम लोग। नोड नंबर 7 के लिए देखो, नोड नंबर 7 के लिए अगर हम लोग देखें तो पाथ क्या है, 8 to 7 है, ये वाला पाथ है। अब 8 to 7 में हम लोग को क्या करना है, 8 to 7 में इसका देखो 8 का जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है कितना है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 8th नोड का कितना है, 17 है। तो यहाँ पे लिख दो 17 माइनस, देखो माइनस क्या है, डीआईजे मतलब ड्यूरेशन टाइम ऑफ एक्टिविटी। 7 to 8 में कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, जे एक्टिविटी चल रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 3 है। तो 17 माइनस 3 कितना आ गया आंसर, 14। तो यहाँ पे इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम आ गया 14। ओके अब 7 के बाद क्या देखेंगे, एक्टिविटी नंबर नोड नंबर 6 के लिए देखेंगे हम लोग। देखो अब नोड नंबर 6, अब नोड नंबर 6 देखो यहाँ पे नोड नंबर 6 से भी सिर्फ एक एरो निकल रहा है। देखो कितने एरो आके मिल रहे हैं वो नहीं देखना। अब देखो रिवर्स पास में क्या देखना है आपको, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए जो देखते हैं ना हम लोग, उसमें क्या देखना है कि नोड नंबर 6 से कितने एरो बाहर निकल रहे हैं ना। जैसे नोड नंबर 7 से कितने बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ एक एरो बाहर निकला है, 2 अंदर आए हैं उसको नहीं देखना है, उससे वो सिर्फ अर्ली स्टार्ट टाइम में देखता रहता है कि कितने अंदर आए हैं ना। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ से कितने एरोस बाहर निकले हैं, कितने एक्टिविटी बाहर निकले। यहाँ पे 2 एक्टिविटी आके मिले हैं, उससे मतलब नहीं हम लोग, कितने एक्टिविटी यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से एक ही एक्टिविटी बाहर निकला, तो एक ही ऑप्शन है। वैसे ही नोड नंबर 6 पे देखो आप, तो नोड नंबर 6 से भी सिर्फ एक एक्टिविटी बाहर निकला जो एच है। एफ और ई ये 2 एक्टिविटी आए हैं अंदर, लेकिन वो हम लोग को नहीं देखना है। रिवर्स पास में या फिर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते टाइम हम लोग को ये देखना है कि कितने एक्टिविटी बाहर निकले। तो नोड नंबर 6 से सिर्फ एक एक्टिविटी बाहर निकला, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है। ओके, तो नोड नंबर 6 के लिए भी एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, ये वाला 6 to 7 है ना। अब 6 to 7 में देखो 7 क्या है हमारा, ये वाला 7 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 14 है। माइनस देखो 6 to 7 में एक्टिविटी है एच, उसका ड्यूरेशन है 5। तो देखो 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम हो गया 9, राइट है। अब 6 हो गया, 6 के साथ ही हम लोग यहाँ पे देखो 5 भी कर लेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 के लिए देखो पहले कौन सा नोड ले रहे, बाद में कौन सा नोड ले रहे, इससे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सिर्फ सारे के सारे नोड कंप्लीट होने चाहिए। ओके, सीक्वेंस कैसे भी ले सकते हो। अब ये 5 ले लेंगे, 8 से 5 कनेक्टेड है, यहां से भी सिर्फ एक एक्टिविटी निकला है, ये बाहर है ना। तो 5 to 8 ये वाला पाथ है। तो 5 to 8 में देखो 8 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 17 है। माइनस 5 to 8 में आए एक्टिविटी चल रहा है, इसका ड्यूरेशन है 5। तो 17 माइनस 5 कितना आ गया, 12 आ गया है ना। तो यहाँ पे आ गया लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, इसका आ गया 12 है ना।
अब देखो 5 के बाद आप 2 भी ले सकते हो या फिर ये 4 को भी ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, ये 4 ले लेंगे, है ना। चलो 4 ले लेंगे, 4 से हम लोग को समझ में आएगा मिनिमम कैसे निकल। देखो अब 4 से 2 एक्टिविटी निकल रही है ना बाहर, देखो ये एक एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी, देखो एरो बाहर है दोनों का, है ना, मतलब ये 2 एक्टिविटी निकल रहे हैं यहाँ से, है ना। तो 4 से 2 एक्टिविटी निकल रहे, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो देखो एक्टिविटी नंबर 4 के लिए यहाँ पे 2 पाथ बनेंगे, है ना। अब यहाँ पे पाथ कौन से रहेंगे, एक तो 6 to 4 या फिर 7 to 4, है ना। तो अभी 2 ऑप्शन है, सब में पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन 7 to 4, है ना। तो 7 to 4 का जो पाथ है, 7 to 4 के लिए यहाँ पे 7 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 14 है ना। तो ये इसका 14 और 7 to 4 में एक्टिविटी जी है जिसका ड्यूरेशन है 3, तो 14 माइनस 3, तो आंसर आया 11, है ना। अब दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, 6 to 4 है ना। तो 6 to 4 है, तो 6 to 4, है ना। अब देखो 6 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 6 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 9। 6 to 4 में एक्टिविटी चल रहा है एफ जिसका ड्यूरेशन है 5, है ना। तो 9 माइनस 5 आंसर कितना आ गया, 4। अब देखो 11 और 4 में मिनिमम वैल्यू है 4, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी आ जाएगा 4। ओके, समझ में आ गया, 4 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो अब 3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये 3 वाला एक्टिविटी नोड नंबर 3 पे देखो, नोड नंबर 3 से कोई 2 एक्टिविटी निकल रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही एक्टिविटी निकल रहा है, ये वाला ई एक्टिविटी, है ना। तो पाथ 3 to 6 है, तो 6 का कितना है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, 9 है ना। तो 9 माइनस देखो 3 to 6 पे ई एक्टिविटी जिसका ड्यूरेशन 3 है, तो 9 माइनस 3, तो आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे आ गया लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इसका आ गया 6। ओके, अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, 2 के लिए निकालना है। 2 से सिर्फ एक एक्टिविटी निकला है जो डी एक्टिविटी है, 2 to 5 पाथ में, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखो नोड नंबर 2 के लिए देखो 2 to 5 है, इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 12 माइनस 2 to 5 में डी एक्टिविटी जिसका ड्यूरेशन है 2, तो 12 माइनस 2 कितना आ गया आंसर, 10 आ गया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10, ये है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ओके, अब देखो 2 तक हो गया, अब बचा 1, है ना। अब 1 से आप देख रहे हो तो 1 से 3 एक्टिविटी निकल रही है, ए बी और सी, ये 3 एक्टिविटी यहां से निकल रही है, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। या फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा 0 लिख दो, बस खत्म, यहाँ पे 0 लिख दो, खत्म, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रहेगा वही लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नोड नंबर 1 का दोनों के दोनों क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, है ना। इसको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो कैलकुलेशन करके भी देखते हैं, अपने को पता है आंसर 0 आने वाला है ना। 3 ऑप्शन है ना, 1 to 2 है, 1 to 3 है, 1 to 4 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड नंबर 1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, पहला पाथ है 1 to 2, तो पाथ नंबर 1 to 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 to 2 में 2 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 10 माइनस ड्यूरेशन है 6, तो 10 माइनस 6 आंसर क्या आ गया, 4। उसी तरह से पाथ नंबर 2 है 1 to 3, है ना, 1 to 3, 3 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 6 और ड्यूरेशन है 3, तो 6 माइनस 3 आंसर आ गया 3। अब लास्ट वाला पाथ है 1 to 4, पाथ नंबर 1 to 4 में 4 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 है, माइनस इसका ड्यूरेशन भी कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 4 आंसर क्या आ गया, 0। तो तीनों में मिनिमम क्या है, मिनिमम है 0, तो इसलिए हम लोग 0 सेलेक्ट करें, है ना। नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख दो। समझ में आया, तो इस तरह से हमारे सारे के सारे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के वैल्यूज हम लोग को मिल गए। अब बारी है क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने की। सिंपल मिल गया है क्रिटिकल पाथ हम लोग। क्रिटिकल पाथ के लिए देखो 2-3 कंडीशन होते हैं, लेकिन कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज बताता हूं तुम लोग को। देखो जहां जहां जिस जिस नोड पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के वैल्यू सेम आए हैं, उस नोड्स को लेते जाना है ना, उनसे पाथ बनाते जाना है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगी ना, तो 1 पे तो 0 0 रहेगा ही, हमेशा रहता है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 पे भी देखो 4 और 4 है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 4 4 सेम है ना, मतलब ये क्रिटिकल पाथ है। 1 to 4 आ गया। अब 4 से देखो, 4 से कितने ऑप्शन है, 7 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है ना। 7 से डायरेक्ट इधर चला जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। यहाँ पे भी तो है ना, 9 और 9 दोनों है, तो ये भी नोड को लेना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो यहां से हमको जाना पड़ेगा 6 पे, है ना, और उसके बाद आना पड़ेगा 7 पे, क्योंकि 7 पे भी देखो 14 14 दोनों भी सेम है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सेम है।
उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे 17 यहाँ पे भी लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सेम है ना। तो ये है हमारा क्रिटिकल पाथ, ये मिल गया हम लोग को क्रिटिकल पाथ हमारा। देखो अब देखो यहाँ पे भी 0 था, ये वैल्यू मिल गया, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 14 17 आ गया। देखो 1 4 6 7 8 ये है हमारा क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क डायग्राम। अब देखो इसके अलावा कोई नोड है ऐसा जहां पे दोनों वैल्यू सेम है? नहीं रहेगा, है ना। क्रिटिकल पाथ में सारे के सारे वैल्यू आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वैल्यूज अलग है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग है, समझ में आया? तो ये बन गया हमारा क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ के लिए हम लोग को क्या करना है? कंप्लीशन टाइम निकालना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, है ना। मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकालना है क्रिटिकल पाथ के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखो पहले क्रिटिकल पाथ लिख देंगे। क्रिटिकल पाथ क्या है हमारा? 1 2 4 4 2 6 6 2 7 7 2 8। इसमें कौन सा एक्टिविटी आ रहा है? पहला आ रहा है C प्लस F प्लस क्या है? H प्लस J, है ना। ये है हमारा क्रिटिकल पाथ, CFHJ। ओके, अब इनका कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए, मिनिमम कंप्लीशन टाइम जो प्रोजेक्ट का वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए जितने एक्टिविटी आए CFH और J, ये इनके जितने भी ड्यूरेशंस है उनको ऐड करना पड़ेगा। C का ड्यूरेशन कितना है? 4 है, प्लस F का ड्यूरेशन है 5, प्लस H का ड्यूरेशन है 5, प्लस J का ड्यूरेशन भी है 3। देखो 5 प्लस 5 क्या हो गया? 10 और 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7। तो ये कितना आ गया? 17, है ना। तो 17 क्या आ जाएंगे? ड्यूरेशन किस में है? वीक में है, तो 17 वीक्स, है ना। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना रहेगा? 17 वीक्स। 17 वीक्स में प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने हमारे तीनों पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए। अब लास्ट हम लोग को निकालना है। तो अब देखो, अब हम लोग को एक लास्ट वैल्यू जो प्रॉब्लम में पूछा है वो निकालना है, फिर प्रॉब्लम हमारा खत्म। देखो क्या पूछा है लास्ट में हम लोग को? प्रोबेबिलिटी पूछा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द 22 वीक, है ना। 22 वीक की या 22 वीक से पहले प्रोजेक्ट खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम लोग को निकालना है ना। तो वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को जो भी हमारा क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ में कौन सा एक्टिविटी आ रहा है? CFH और J। तो इसके लिए हम लोग को एक सेपरेट सा टेबल बना लो, या फिर टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? टेबल में फर्स्ट आएगा एक्टिविटी जिसमें CFH J, सिर्फ क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटी लेना है। और क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटी का जो मीन ड्यूरेशन है यहाँ पे इस टेबल में मीन ड्यूरेशन है, जैसे कि C का 4 है, F का 5 है, H का 5 है और J का 3 है। तो ये वैल्यूज मीन ड्यूरेशन के यहाँ पे आ गए। उसी तरह से रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वेरिएंस, है ना, ये रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वेरिएंस हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? ये वेरिएंस का टोटल कर लो, कितना आ गया? ये देखो 1, ये 4 हो गया, 4.78 आ गया इसका समेशन। ओके, तो इसी तरह से अभी इसका भी समेशन कर लो, इसका समेशन तो 17 आएगा, यहाँ पे निकाला हम लोग तो ये आ गया 17 बराबर। अब हम लोग क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना, हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना। यहाँ पे सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस मतलब होता है सिग्मा का स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। तो वही कर रहे हैं हम लोग को। अब यहाँ पे देखो वेरिएंस का जो समेशन हम लोगों ने निकाला है ना, ये वेरिएंस का समेशन है, तो हम लोग को इससे सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरिएंस का जो भी समेशन हम लोगों ने निकाला है उसका रूट लेना पड़ेगा। तो 4.78 का रूट ले लो। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हम लोग को मिल गई 2.19, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। सिग्मा की वैल्यू मिल गई। और एक्स क्या है? एक्स मतलब वो वैल्यू जो हम लोग को प्रॉब्लम में दी है, 22 वीक्स, है ना। हम लोग को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालने की 22 वीक या 22 वीक से पहले प्रोजेक्ट खत्म होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की वैल्यू है 22 वीक्स, है ना। तो 22 एक्स की वैल्यू है। अब म्यू क्या रहेगा? म्यू मतलब ये मीन ड्यूरेशन, मीन ड्यूरेशन कितना आ गया? 17। तो म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी?
म्यू की वैल्यू रहेगी 17, है ना, तो ये म्यू की वैल्यू है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन x लेस देन और इक्वल्स टू 22 इज इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो सारे के सारे। x की वैल्यू कितनी है हमारी 22 है, माइनस म्यू की वैल्यू है 17 डिवाइड बाय सिग्मा की वैल्यू है 2.19, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हम लोग को इसका आंसर मिल गया, कितना आ गया आंसर मिल गया 2.28, है ना। तो 2.28, अब ये 2.28 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। ये जो हम लोग को वैल्यू मिली है ना, ये वैल्यू मिली है हम लोग को z की, है ना। तो ये वैल्यू मिली है हम लोग को z की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2.28। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो अब देखो z की वैल्यू हम लोग को मिल गई, z इज इक्वल टू 2.28। अब ये वैल्यू मिलने के बाद यहां से हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है ना। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू देखना है। लेफ्ट में देखो ऊपर कॉर्नर में z लिखा हुआ है ना। तो z का जो कॉलम है लेफ्ट में, उस कॉलम में सबसे पहले आप देखो 2.2 वैल्यू दिखेंगे आप लोग को, है ना। 2.2 की वैल्यू दिखेगी, है ना। नीचे आते जाओ 0 से 1, 1.2 ऐसे वैल्यूज है, तो लास्ट में 2.2 की वैल्यू दिखेगी आपको, है ना। तो 2.2 के वैल्यू को हाईलाइट कर लो, वहां पे उसको याद रखो 2.2। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो z का रो है ना, z का जो रो है, z के राइट साइड में जो वैल्यूज है एकदम ऊपर, है ना, वो वैल्यूज देखो यहाँ पे 2.2 का मिला। अब देखो 2.28 में से 2.2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.08, है ना। तो 0.08 आएगा। तो अब जो z की रो है, z की रो में आपको वैल्यूज दिखेंगे वहां पे 0, 0.00 ऐसा 0.08 दिखेगा। लास्ट में आगे जाओगे आप, आगे जाओगे तो वहां पे 0.08 का वैल्यू दिखेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इधर किधर रहेगा टेबल में 2.2 की वैल्यू रहेगी, और ऐसे ऊपर इधर 0.08 की वैल्यू रहेगी, है ना। ये दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे वहां पे आपको एक वैल्यू मिलेगी जो है 0.9887, है ना। ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 0.9887, है ना। ये वाली वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, है ना। जब आप लोग इधर कॉलम में 2.2 की वैल्यू देखोगे और z के रो में 0.08 की वैल्यू देखोगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होगा वो वैल्यू रहेगी 0.9887, है ना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग को P, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक, दैट इज 0.9887, है ना। इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 98.87%, है ना। 98.87%, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक, है ना। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, तो चलो प्रॉब्लम समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।